गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसे पादप उत्तक संवर्धन भी कहते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर को क्या कहते हैं? पादप उत्तक संवर्धन। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम। देखिए, पादप उत्तक संवर्धन का मतलब क्या है। हम इसको अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो पादप संवर्धन, जो पादप उत्तक संवर्धन है, उसमें क्या किया जाता है कि किसी भी एक कोशिका या पादप के किसी अंग, ठीक है, या तो किसी एक कोशिका या किसी पादप का कोई अंग है, और या फिर किसी कोशिका का जीवद्रव्य, उससे संपूर्ण पादप का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, या नए उत्तकों का निर्माण करवाया जाता है। और कहाँ पर? इन विट्रो कंडीशन में, यानी कि प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संवर्धन माध्यम में पादप की किसी एक कोशिका से नए नवोद्भिद का निर्माण पादप उत्तक संवर्धन तकनीक कहलाता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोशिका क्या है और कोशिका में ऐसी कौन सी संभावना है जिससे कि उस कोशिका से नया पादप विकसित हो सकता है। तो हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, किसने? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था? कोशिका की, पादप कोशिका की खोज की थी। ठीक है, पादप कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली 1-2 क्लास में बताया भी है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। अब देखिए, कोशिका की खोज तो हो गई, लेकिन 1839 में दो वैज्ञानिक, जिनका नाम है मैथियास जैकब्स लाइडेन और थियोडोर स्वान, मैथियास जैकब स्लीडन व थियोडोर स्वान, ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया इन्होंने। अब देखिए, कोशिका सिद्धांत दिया, और कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या है? देखिए, कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, संपूर्ण जो किसी भी जो जीव है, उस संपूर्ण जीव का हम यूं कह सकते हैं कि एक तरह का जो भविष्य है वो एक कोशिका में कैद होता है। ठीक है, यानी उस जीव का उसकी संरचना है, उसका विभेदन है, ठीक है, उसके कार्य हैं, वो सारे इसी कोशिका में निहित होते हैं। इसीलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। देखिए, शरीर की जो भी कोशिका है, उस कोशिका में उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं, और निरंतर उन उपापचयी क्रियाओं के चलते रहने से शरीर गतिमान रहता है, और जो भी मूलभूत जरूरतें एक शरीर की होती है वो उसको मिलती रहती है। देखिए, कोशिका सिद्धांत तो दिया था स्लीडन और स्वान ने। कब दिया था? 1839 में। लेकिन 1855 में एक वैज्ञानिक, जिसका नाम है रुडोल्फ विर्च्यू, ठीक है, इसने क्या किया? 1855 में रुडोल्फ विर्च्यू ने बताया कि एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, कोशिका से होता है। देखिए, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंपटीशन लेवल के लिहाज से भी जो नीट के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और
जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इन तीनों क्वेश्चन का बहुत महत्व है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका की खोज 1665 में की थी एज डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका के रूप में। 1839 में मैथियास जैकब स्लीडन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और बताया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो एक क्वेश्चन तो ये होता है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन और स्वान। इन दोनों नामों से भी इस तरह से आंसर आपको सामने मिल सकता है। जो भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें मैथियास जैकब स्लीडन और थियोडोर स्वान। ठीक है, और 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कोशिका सिद्धांत जो है इन तीनों का समग्र रूप है। ठीक है, इन तीनों का क्या है? समग्र रूप है। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत पहली बात तो यही कहता है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और एक या नई कोशिका का, ठीक है, एक कोशिका बोल सकते हैं या नई कोशिका बोल सकते हैं कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है और समस्त प्रकार की उपापचयी क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? एक कोशिका में संपन्न होती है। और सजीवों में आनुवंशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? कोशिका के माध्यम से ही होता है। तो कोशिका सिद्धांत को एक बार हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत, अगर इस नाम से आपसे पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना है स्लीडन व स्वान ने दिया था। ठीक है, स्लीडन व स्वान ने 1839 में दिया था। क्लियर? और अगर ये पूछ लिए कि एक कोशिका से एक जो नई कोशिका है उसका निर्माण एक पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? एक या नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, ये किसने बताया था? ये बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, इन्होंने बताया था। कब बताया था? 1855 में बताया था। ठीक है, और इन दोनों का यानी स्लीडन और स्वान और रुडोल्फ विर्चो में इनके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर कोशिका सिद्धांत अगर समग्र रूप से देखें हम, तो कोशिका सिद्धांत को हम क्या बता सकते हैं? पहला इसमें पॉइंट क्या है कि जो कोशिका है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा क्या बनता है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? विभाजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। कोशिकीय विभाजन होते हैं ना, माइटोसिस, मियोसिस, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका में ही विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, समस्त उपापचयी क्रियाएं, समस्त उपापचयी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। ठीक है, कोशिका में संपन्न होती है। अब कोशिका में देखिए समस्त उपापचयी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम देखें साइटोप्लाज्म है तो वहाँ पर उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? ETS के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये उपापचयी क्रियाएं, और साथ ही साथ DNA, RNA, प्रोटीन, इनका निर्माण होता रहता है। क्लियर? तो ये सारी क्रियाएं एक कोशिका में चलती रहती हैं। और अगला क्या कहता है कि सजीवों में आनुवंशिक सूचनाओं
का ट्रांसफर एक कोशिका से या सूचनाओं का ट्रांसफर कोशिका के माध्यम से ही होता है। ठीक है, ये अगला है। तो आनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। जो संतति कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये कोशिका है तो इसने विभाजन कर दो कोशिकाएं बनाई हैं, तो इन दोनों कोशिकाओं का जब निर्माण होगा तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं कि इसकी जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो इन दोनों कोशिकाओं में भी पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार से आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण एक कोशिका माध्यम से ही होता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार पादप की प्रत्येक कोशिका, अर्थात जिस पादप की वह कोशिका है, तो उस कोशिका में उस पादप के संपूर्ण लक्षण होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी प्लांट हो, उस प्लांट में अगर उसकी एक कोशिका को अगर हम देखें तो उस कोशिका में उस पादप के संपूर्ण लक्षण विद्यमान होते हैं जिस पादप से वह कोशिका ली गई है। ठीक है, तो देखिए, पूर्ण सख्तता, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, पूर्ण सख्तता। तो पूर्ण सख्तता क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको इसका आंसर किस तरह से देना है? इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक कोशिका में, ठीक है, एक कोशिका में वे सभी लक्षण विद्यमान होते हैं तथा इसमें उस संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता होती है जिससे वह कोशिका ली गई है। ठीक है, एक कोशिका में पादप के संपूर्ण लक्षण विद्यमान होते हैं। ठीक है, और उस कोशिका में क्या क्षमता होती है? उस संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता होती है। उस संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो कोशिका की यह क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सख्तता कहलाती है। ठीक है, पूर्ण सख्तता कहलाती है। क्लियर? क्योंकि ये सब चीजें हमें पादप उत्तक संवर्धन को समझने के लिए जरूरी है। पूर्ण सख्तता किसे कहेंगे हम? पूर्ण सख्तता हम इसे कहेंगे कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका में पादप के संपूर्ण लक्षण विद्यमान होते हैं। यानी जिस पादप से वह कोशिका ली गई है तो उस पादप के संपूर्ण लक्षण उस कोशिका में विद्यमान होते हैं और उस कोशिका में उस संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता भी होती है। कोशिका की यही क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सख्तता कहलाती है। और इस पूर्ण सख्तता शब्द का प्रयोग, पूर्ण सख्तता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? T.H. मॉर्गन द्वारा किया गया था 1909 में। ठीक है, 1909 में किसके द्वारा किया गया? मॉर्गन द्वारा। ठीक है, मॉर्गन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। अब देखिए, ये बात तो किसने बताई थी? ये बात तो मॉर्गन ने बताई थी। ठीक है, लेकिन एक पादप कोशिका में उस संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता होती है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 1902 में। इससे पहले ही दे दिया गया था 1902 में। हैबरलैंड, किसने? हैबरलैंड ने बताया कि जो टोटीपोटेंसी सिद्धांत है उससे पहले ही जो पूर्ण सख्तता के कारण पादप कोशिका संवर्धन से पूर्ण पादप को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, हैबरलैंड ने क्या बता दिया था कि पूर्ण सख्तता के कारण एक पादप कोशिका से
कोशिका संवर्धन द्वारा, ठीक है, कोशिका संवर्धन द्वारा संपूर्ण पादप का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ये किसने बताया था? ये बताया था हैबरलैंड ने। हैबरलैंड ने 1902 में ही बता दिया था, जबकि पूर्ण सख्तता शब्द का प्रयोग 1909 में किया गया था मॉर्गन द्वारा, टी.एच. मॉर्गन द्वारा। और 1902 में उससे पहले ही हैबरलैंड ने बता दिया कि पूर्ण सख्तता के कारण एक पादप कोशिका से कोशिका संवर्धन का मतलब यही है कि प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम में उस कोशिका को संवर्धित करवाया जाता है, फिर कैलस का निर्माण होता है और फिर उस कैलस में विभेदन होता है और विभेदन से आगे संपूर्ण पादप का विकास होता है। तो ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी हैबरलैंड ने, ठीक है, 1902 में। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है नीट के विद्यार्थियों से कि जो पूर्ण सख्तता है या हम ये कहें कोशिका संवर्धन द्वारा संपूर्ण पादप विकसित किया जा सकता है, ये किसने बताया था? 1902 में हैबरलैंड ने बताया था। पूर्ण सख्तता शब्द का प्रयोग किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जंतुओं की बात कर लेते हैं। हमने पादपों की तो बात कर ली, लेकिन क्या जंतु कोशिका में पूर्ण सख्तता की क्षमता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? ठीक है, ये आपको जानना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकांश जंतु होते हैं, अधिकांश जंतुओं में पूर्ण सख्तता की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, अधिकांश जंतुओं में पूर्ण सख्तता की क्षमता नहीं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात अगर पादप कोशिका की हो तो पादप कोशिका में तो पूर्ण सख्तता होती है, परंतु अधिकांश जंतुओं में पूर्ण सख्तता की क्षमता नहीं पाई जाती है। अब देखिए हमारे शरीर पर जब चोट लग जाती है, ठीक है, तो चोट लगने के बाद जब घाव भरता है तो आपने देखा होगा कि एक तरह की ऊपर परत सी जम जाती है, कुछ मोटी मोटी कोशिकाओं की परत सी जमा हो जाती है। वो पूर्ण सख्तता नहीं है, ठीक है, वो पूर्ण सख्तता की क्षमता नहीं है, वो पुनरुद भवन की क्षमता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि माइटोसिस द्वारा कोशिका का विभाजन होता है और उस कोशिकीय विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, यानी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति को भरा जाता है। ठीक है, कौन से विभाजन द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा। तो समसूत्री विभाजन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो अंग में अगर हम कोशिकीय क्षतिपूर्ति की बात करें तो अंगों में या जंतु अंगों में कोशिकीय क्षतिपूर्ति को भरने का काम कौन सा विभाजन करता है? समसूत्री विभाजन करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए तो पादप, प्रोटोप्लास्ट, कोशिका, उत्तक, अंग और संपूर्ण तंत्र को अगर निर्जमीकृत और नियंत्रित परिस्थितियों में रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम पर संवर्धित किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन कहते हैं। ठीक है, उत्तक संवर्धन की परिभाषा क्या होगी? उत्तक संवर्धन की परिभाषा ये होती है कि किसी पादप का जीव द्रव्य, ठीक है, किसी पादप का जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाएगी? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, तो किसी पादप का जीव द्रव्य और उसके साथ साथ संपूर्ण कोशिका या उत्तक, ठीक है, या कोई भी अंग हम ले सकते हैं, अंग, ठीक है, या संपूर्ण अंग तंत्र, ठीक है, अंग तंत्र या संपूर्ण तंत्र, दोनों ही बातों को हम कह सकते हैं, को निर्जमीकृत व नियंत्रित अवस्थाओं, ठीक है, नियंत्रित अवस्थाओं का मतलब होता है इन विट्रो, यानी कि प्रयोगशाला में नियंत्रित अवस्थाओं में रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन पर, रासायनिक
रूप से ज्ञात संवर्धन पर क्या किया जाता है? संवर्धित किया जाता है। ठीक है, संवर्धित करने का कार्य क्या कहलाएगा? उत्तक संवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कोई भी कोशिका है, ठीक है, उस कोशिका को पहले क्या किया जाएगा? अब कोशिका एक्सप्लांट हम कह सकते हैं। एक्सप्लांट जो है वो किससे लिया गया है? पहले तो है प्लांट, ठीक है, फिर उससे क्या लिया जाता है? एक्सप्लांट लिया जाता है। एक्सप्लांट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तोत्तक कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लांट का मतलब ये होता है कि वह कोशिका, मतलब कोई जीव द्रव्य, कोशिका, उत्तक, अंग, संपूर्ण तंत्र, ये सारे क्या होते हैं? एक्सप्लांट होते हैं। ठीक है, तो पहले तो पादप को पादप से एक्सप्लांट अलग किया जाता है। अलग करने के बाद उसको निजर्मीकृत किया जाता है। निजर्मीकृत में जो भी उसके साथ सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उन सब को हटाया जाता है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया जो है वो कहाँ की जाती है? प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों का समूल उन्मूलन किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो उत्तक संवर्धन तकनीक में सतही निजर्मीकृत भी किया जाता है। यानी कि देखिए हम ये कह सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया है तो उस कोई भी अंग है या उत्तक है तो उसके साथ उसकी सतह पर बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, तो इस प्रकार से उनकी सतह से उन बैक्टीरियाओं को हटाने की प्रक्रिया को सतही निजर्मीकरण कहते हैं। ठीक है, और अगर उसके अंदर, कोशिका के अंदर कोई बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, तो उसको खत्म करने की प्रक्रिया को हम निजर्मीकृत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको पहले क्या किया जाता है? निजर्मीकृत कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर इसको संवर्धन माध्यम में डाल दिया जाता है। संवर्धन माध्यम आजकल बहुत काम आते हैं, जैसे सबसे उत्तम किस्म का होता है MS मीडियम, और फिर आता है B6। तो इस प्रकार के जो संवर्धन माध्यम होते हैं, उन संवर्धन माध्यम में उसको डाल दिया जाता है। अब उसके बाद क्या करती है? ये जो हमने कोशिका ली है, इस कोशिका में विभाजन होगा। ठीक है, यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरती है और फिर बनता है कैलस, और फिर कैलस का हो जाता है विभेदन, और विभेदन के बाद नया प्लांट लेट बन जाता है। ठीक है, क्लियर? और उन प्लांट लेट को आगे फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फील्ड में ट्रांसफर करने के बाद फिर से पादप बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो टेक्निक है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो उत्तक संवर्धन में क्या किया जाएगा कि किसी भी पादप का जीव द्रव्य, यानी जो कोशिका भित्ति रहित कोशिका है उसको, या संपूर्ण कोशिका, या कोशिकाओं से बने हुए उत्तकों को, या उत्तकों से बने हुए अंगों को, या अंगों से बने हुए संपूर्ण तंत्र को निजर्मीकृत व नियंत्रित अवस्थाओं में, निजर्मीकृत व नियंत्रित अवस्थाएं दोनों ही प्रयोगशाला में होती हैं, रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम पर MS मीडियम में या B6 में संवर्धित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तक संवर्धन कहलाती है। तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट देखें तो ये पादप है, पादप से हमने एक्सप्लांट को अलग किया है। एक्सप्लांट कोई कोशिका हो सकती है, कोई उत्तक हो सकता है, कोई अंग हो सकता है। ठीक है, तो उसको अलग करने के बाद फिर उसको निजर्मीकृत करते हैं। उससे साथ साथ संवर्धन माध्यम को भी निजर्मीकृत किया जाता है ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह, सूक्ष्म जीव वगैरह ना हो। इसके बाद फिर इस संवर्धन माध्यम में इस कोशिका को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उस संवर्धन माध्यम में कोशिका संवर्धित होती है। जब वो संवर्धित होती है, यानी जब वो बनती है, कल्चर होता है उसका, तो विभाजन की प्रक्रिया से कैलस का निर्माण होता है। कैलस में विभेदन होता है, विभेदन से आगे प्लांट लेट यानी नवोद्भिदों का विकास होता है। फिर इन नवोद्भिदों को इन विट्रो यानी प्रयोगशाला से निकालकर फील्ड में स्थापित कर देते हैं, जहां पर ये एक नया पादप विकसित कर लेते हैं। तो पादप उत्तक संवर्धन की जो तकनीक है
उसको प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तक संवर्धन की तकनीक का प्रतिपादन किसने किया था? गोटेलीब हेबरलैंड ने किया था। ठीक है, हेबरलैंड ने 1902 में किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पादप उत्तक संवर्धन की तकनीक का विकास किसने किया था? गोटेलीब हेबरलैंड ने 1902 में किया था। देखिए, ये जरूर है कि हम अगर किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर हम उसे भूल नहीं पाते। और मेरा यही मोटिव रहता है आपको समझाने का कि आप जो है इस तरह की जो प्रक्रिया है उससे अगर किसी टॉपिक को करते हो तो उसमें आप छोटे क्वेश्चन को भी और बड़े क्वेश्चन को भी एक साथ आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, उत्तक संवर्धन में कुछ पारिभाषिक शब्दावली काम आती है, उन शब्दावली के बारे में हम जान लेते हैं। प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उस शब्दावली के बारे में हमें पता होना आवश्यक है, क्योंकि बिना शब्दावली का पता लगाए या पता हुए हम उत्तक संवर्धन तकनीक को नहीं समझ सकते हैं। तो उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त शब्दावली, उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त शब्दावली। ठीक है, पहला आता है नंबर 1। नंबर 1 है संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम, देखिए, जो संवर्धन माध्यम है वो क्या है? ये रासायनिक रूप से ज्ञात अवयव युक्त पोषक माध्यम होता है। क्या होता है? ये एक रासायनिक रूप से ज्ञात यौगिकों का मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है? मिक्सचर, या हम इसे कह सकते हैं पोषक माध्यम होता है। ठीक है, क्या होता है? ये पोषक माध्यम होता है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? संवर्धन, स्थापन व गुणन हेतु किया जाता है, यानी कि कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है एक्सप्लांट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? संवर्धन, गुणन व स्थापन में। ठीक है, इसका उपयोग होता है। अब जो एक्सप्लांट है वो पौधे का वो भाग होता है जिसका उपयोग उत्तक संवर्धन हेतु किया जाता है। ठीक है, पौधे का वह भाग जिसका उपयोग उत्तक संवर्धन में होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कृतोत्तक कहते हैं, यानी कि एक्सप्लांट कहते हैं। इंग्लिश में ही याद रख लो आप। तो अब कौन कौन से हो सकते हैं ये एक्सप्लांट? कोई भी मेरिस्टेमेटिक कोशिका हो सकती है। ठीक है, कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल हो सकती है। ठीक है, जो वायरस रहित पौधे जब निर्माण करवाए जाते हैं, वायरस रहित पौधों का जब संवर्धन करवाया जाता है तो मेरिस्टेमेटिक कोशिका को ही लिया जाता है, जो विभज्योतकी भाग है उसको लिया जाता है। या कोई जड़ हो सकती है, यानी रूट। ठीक है, रूट, स्टेम की कोई कोशिका हो सकती है। ठीक है, कोई पत्ती हो सकती है, लीफ हो सकती है। ठीक है, फ्लावर हो सकता है। क्लियर, फ्लावर के साथ साथ कोई भी, उसके बाद अगर हम देखें तो फ्लावरिंग पार्ट हो सकता है। ठीक है, फ्लावरिंग पार्ट हो सकता है। जैसे अब फ्लोरिंग पार्ट में हम किसकी बात कर लेते हैं? पोलन ग्रेन की बात कर लेते हैं। ये क्या है? एक फ्लोरिंग पार्ट ही है। तो एक पोलन ग्रेन से संपूर्ण अगुणित पादप का निर्माण करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक्सप्लांट क्या है? वह पौधे का वह भाग जिसका उपयोग संवर्धन माध्यम में किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं। कोई भी मेरिस्टेमेटिक कोशिका हो सकती है, रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है, या फिर कोई पत्ती भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें, हम आगे चलते हैं।